जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 की टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 4 को, जिसका नाम है द रैट ट्रैप और इसके राइटर हैं सेल्मा लेगोलो। इस कहानी की राइटर की यदि हम बात करें तो इसकी राइटर सेल्मा लेगरलॉफ स्वीडन की राइटर थी। उनकी कहानियों में एक सार्वभौमिक विषय चलता है कि हर इंसान के अंदर आप समझ के द्वारा और प्यार के द्वारा अच्छाइयों को जागृत कर सकते हैं। यही हम इस कहानी में भी देखेंगे। तो आइए अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं। Once upon a time, there was a man who went around selling small red traps of wire. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. एक बार की बात है, एक आदमी जो घूम घूम कर तार से बनी चूहेदानियां बेचता था, जो सामग्री उसे दुकानों या बड़े खेतों से भीख मांगकर प्राप्त होती थी, उससे वो खुद कभी कभी विषम परिस्थितियों में या मुश्किल परिस्थितियों में उन्हें बनाया भी करता था। रेड ट्रैप क्या होते हैं? चूहे पकड़ने की जाली। इसमें कुछ भी खाने का सामान रख दिया जाता है और चूहे उसे खाने के लिए अंदर आते हैं और ये बंद हो जाता है। But even so, the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Keep body and soul together का अर्थ होता है to survive। ये एक idiom है जिसका अर्थ होता है जिंदा रहने के लिए। तो ये जो धंधा था ये उसके लिए पूरी तरीके से लाभदायक नहीं था, इसलिए उसे शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए अर्थात जिंदा रहने के लिए भीख मांगने और छोटी मोटी चोरी का सहारा लेना पड़ता था। Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. अर्थात उसके कपड़े फटे पुराने चिथड़े थे, उसके गाल धंसे हुए थे और भूख उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। ग्लीम का अर्थ होता है चमकना, शाइन। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. यहाँ पर प्लॉट का अर्थ होता है भारी कदमों से चलना और वेगाबॉन्ड का अर्थ होता है घुमक्कड़ या आवारा, ऐसा व्यक्ति जिसका कि कोई परमानेंट घर नहीं होता और जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसे आवारा के लिए जिंदगी कितनी बोरिंग और दुखी उदास हो सकती है और जो कि अपने पैरों से घिसटते हुए अपने ही ख्यालों में खोए सड़क पर चलता रहता है। But one day this man had fallen into a line of thought which really seemed to him entertaining. पर एक दिन वो ऐसे ही किसी विचार की श्रृंखला में खो गया जो उसे वाकई बड़ी मनोरंजक लगी। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, वह अपनी बनाई हुई चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था कि उसके दिमाग में एक बात सूझी कि ये जो पूरा का पूरा संसार उसके आसपास है, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. Baits का अर्थ होता है टेम्पटेशन या लालच। चूहेदानी में जो कुछ खाने पीने की चीज चूहे को ललचाने के लिए फंसाई जाती है उसे हम बोलते हैं बेट। तो ये पूरा का पूरा विश्व, पूरी दुनिया, इसके समुद्र, इसकी जमीनें, इसके शहर, इसके गांव, ये सब एक बड़ी सी चूहेदानी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मनुष्यों को दाना डालकर ललचाने के अतिरिक्त इसके अस्तित्व का कभी कोई अन्य उद्देश्य नहीं रहा है। It offered riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and
As soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. और इसने धन और खुशियां, आश्रय और भोजन, ऊष्मा और वस्त्र दिए। उनका लालच बिल्कुल उसी तरह से देता है जैसे कि चूहेदानी में पनीर और सूअर का मांस दिया जाता है। और जैसे ही किसी ने खुद को चारा छूने के लिए ललचाया और छुआ, ये उस पर बंद हो जाता है और तब उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। The world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwonted joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. अब यहाँ अनवांटेड का अर्थ है अनयूजुअल, ड्रेरी यानी बोरिंग या डल, एंड स्नेयर का अर्थ होता है अ काइंड ऑफ नेट और ट्रैप। तो निसंदेह दुनिया उसके प्रति कभी दयालु नहीं रही। उसे इसके बारे में कुछ बुरा सोचने से बहुत अधिक आनंद मिलता था। ये उसका संजोया हुआ समय बिताने के लिए मनोरंजन होता था कि वो उन लोगों के बारे में सोचे जो कि खतरनाक जाल में फंस चुके हैं। कुछ दूसरे थे जो अभी तक दाने ललचाने वाली वस्तुओं के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door to ask shelter for the night. Nor was he refused. तो ट्रजिंग का अर्थ होता है टू वॉक इन अ लेबोरियस हैवी फुटेड वे, बड़े भारी कदमों से बहुत मेहनत के साथ चलना। तो एक दिन अंधेरी शाम को जब वह सड़क पर चला जा रहा था, तो सड़क के किनारे बनी छोटी सी भूरे रंग की कुटिया पर उसकी नजर पड़ी और उसने रात भर रुकने के लिए आश्रय पूछना चाहा और दरवाजा खटखटाया। वहां पर उसे इनकार भी नहीं किया गया, मतलब उसे आश्रय दे दिया गया। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. तो सामान्य रूप से उसे जो दुखदाई चेहरे रूखे मिलते थे, जो उसे हमेशा मना कर देते थे, उनके विपरीत ये वृद्ध व्यक्ति था जो कि बिना पत्नी और बच्चों के अकेले रहता था और वो खुश था कि उसको अकेलेपन में बात करने के लिए कोई मिल गया था। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. अब यहाँ पर supper का अर्थ होता है a light evening meal and porridge का अर्थ होता है खिचड़ी या दलिया। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने तुरंत उस दलिया के बर्तन को आग पर रख दिया और उसे भोजन परोसा। फिर उसने अपने तंबाकू में से एक बड़ा टुकड़ा काट कर निकाला, इतना कि वो अजनबी और उसके लिए पर्याप्त था। Finally, he got out an old pack of cards and played Majolis with his guest until bedtime. अब यहाँ मेजोलिस का मीनिंग होता है अ कार्ड गेम ऑफ स्वीडन। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने अंततः अपने ताश के पत्तों की एक पुरानी गड्डी निकाली और सोने का समय होने तक अपने अतिथि के साथ मेजोलिस नाम का खेल खेला। मेजोलिस एक तरह का कार्ड गेम होता है जो स्वीडन में खेला जाता है। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Iron Works and had worked on the land. वह बूढ़ा व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के साथ उतना ही उदार था जितना अपने दलिया और तंबाकू के साथ।
अतिथि को बताया गया कि अपनी समृद्धि के या अमीरी के दिनों में उनका मेजबान रैम्स जो आयरन वर्क्स में काम कर चुका था और एक खेत में भी। जेनरस का अर्थ होता है काइंड या लार्ज हार्टेड, उदार, दयालु। कॉन्फिडेंस, टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस, मतलब विश्वास में लेना। प्रॉस्पेरिटी, ड्यूरिंग प्रॉस्पेरस डेज, समृद्धशाली समय। और क्रॉफ्टर का अर्थ होता है वन हु वर्क्स ऑन अ स्मॉल फार्म, जमीन किराए पर देने वाला। Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. तो यहाँ पर क्रीमरी का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ पर बटर और चीज बनाया जाता है, मक्खन और पनीर। तो अब जबकि वह वृद्ध व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करने में सक्षम नहीं था, तो उसकी गाय ही जीविका का एकमात्र साधन था। हाँ, वह थोड़ी विचित्र थी। यह असाधारण गाय मक्खन बनाने के कारखाने के लिए प्रतिदिन दूध देती थी और पिछले महीने उसे भुगतान में पूरे 30 क्रोनर प्राप्त हुए थे। क्रोनर स्वीडन की करेंसी है। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. अब क्रोनर का अर्थ होता है द यूनिट ऑफ मनी इन स्वीडन, जैसे ये है 1000 क्रोनर यहाँ पे लिखा है और ये है 10 क्रोनर। और इनक्रेडुलस यानी होता है अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। तो उस अजनबी को अवश्य ही कुछ अविश्वसनीय लगा होगा। वह बूढ़ा आदमी उठा और खिड़की के पास गया। उसने खिड़की की कील पर टंगी चमड़े की एक थैली को नीचे उतारा और उसमें से उसने 3 मुड़े हुए 10-10 क्रोनर के नोट निकाले। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. The next day both men got up in good season. फिर उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने उसे ऊपर किया और गर्दन हिलाकर बताते हुए फिर उन्हें उसी थैली में ठूंस दिया। अगले दिन सुबह दोनों आदमी बहुत जल्दी उठे। The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. अब जो जमीन का स्वामी था वो इसलिए जल्दी उठा क्योंकि उसे अपनी गाय का दूध दोहना था, और दूसरा आदमी शायद इसलिए जल्दी उठा ये सोचकर कि उसे बिस्तर पर ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए, जबकि जो घर का मालिक है वो उठ चुका है। उन दोनों ने उस घर को एक साथ छोड़ा। जो घर का मालिक था उसने दरवाजे को लॉक किया और चाबी को अपनी जेब में रख लिया। The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. But half an hour later the rat trap peddler stood again before the door. पेडलर का अर्थ था वेंडर, विक्रेता या बेचने वाला। तो जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति था उसने अलविदा कहा और शुक्रिया अदा किया, और उसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्तों की ओर चल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद चूहेदानी बेचने वाला फिर से आकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pan stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. Smashed का अर्थ होता है तोड़ना। तो उस व्यक्ति ने अंदर आने की कोशिश नहीं की। वो खिड़की तक गया और उसने खिड़की का शीशा तोड़ा। उसका हाथ अटक गया और फिर उसने उस थैली को पकड़ लिया जिसमें कि 30 क्रोनर थे। He took the money and thrust it into his own pocket. Then
he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब यहाँ पर thrust का अर्थ होता है push forcefully, पूरी ताकत के साथ धक्का देना, और smartness यानी cleverness, चतुराई। तो उसने पैसे लिए और अपनी जेब में डाल लिए, फिर उस चमड़े की थैली को बहुत सावधानी से वापस अपनी जगह पर लटका दिया और चला गया। जैसे ही वह पैसों को अपनी जेब में रखकर जा रहा था, उसे अपनी चतुराई पर बहुत प्रसन्नता हुई। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. During the first hours, this caused him no difficulty. Later in the day, it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. उसने बेशक ये महसूस किया कि पहली बार वो सार्वजनिक राजमार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, बल्कि वह सड़क से मुड़कर जंगल में चलने को मजबूर था। पहले कुछ घंटों के दौरान उसे कोई कठिनाई नहीं हुई। बाद में दिन में हालात और खराब हो गए, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग या भ्रामक जंगल था जिसके अंदर वह जा चुका था। He tried, to be sure, to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the wood, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. अब उसने निश्चित दिशा में चलने के लिए आश्वस्त होने की कोशिश की, लेकिन रास्ते बहुत अजीब तरीके से आगे पीछे मुड़ रहे थे। वो लगातार चलता ही जा रहा था, पर उसे जंगल का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था, और आखिरकार उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो वन के एक ही भाग में चक्कर काटे जा रहा है। All at once, he recalled his thoughts about the world and the rat trap. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. यकायक उसे अपनी वही सोच याद आई जिसमें वह चूहेदानी और संसार को एक जैसा ही समझ रहा था। अब उसकी बारी आ गई थी। उसने अपने आप को दाने के लालच में मूर्ख बनने दिया था और पकड़ा गया था। The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison, from which he could never escape. अब यहाँ पर trunks का अर्थ होता है stem और logs यानी big piece of woods, लकड़ी के लट्ठे। Thickets यानी होता है a group of bushes growing quickly, झुरमुट या झाड़ियाँ, और impenetrable that can't be crossed, जिसे कि भेदा न जा सके। तो सारा वन मोटे मोटे तनों, शाखाओं, मोटी लकड़ी के लट्ठे सब उसे एक अभेद्य कारागार जैसे लग रहे थे, जिसमें से वो कभी भी बचकर नहीं निकल सकता था। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. Descending का अर्थ होता है coming down या नीचे आती हुई। Gloom का अर्थ होता है उदासी, sadness, और despair यानी disappointment या निराशा। तो अब दिसंबर के महीने का अंतिम समय था। जंगल में अंधेरा धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। इससे खतरा बढ़ गया और उसकी उदासी और निराशा भी बढ़ गई। Finally, he saw no way out, and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. But just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. Sank down का अर्थ होता है fell down, धम से गिरना। Thumping यानी थप थप की आवाज, thudding sound। तो अंत में उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया और वह जमीन पर थककर मरने के लिए बैठ गया, यह सोचते हुए कि उसका अंतिम समय आ चुका है। लेकिन
जैसे ही उसने अपना सिर जमीन पर रखा, उसे आवाज सुनाई दी, एक कठोर, लगातार पीटने की आवाज। There was no doubt as to what that was. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. There must be people nearby. He summoned all his strength, got up, and staggered in the direction of the sound. अब यहाँ पर हैमर स्ट्रोक्स का अर्थ होता है कि हथौड़ों से चोट की आवाज। समंड यानी गैदर्ड या इकट्ठी की। स्टैगर्ड वॉक्ड अनस्टेडीली, लड़खड़ाते हुए चलना। अब इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह क्या था। उसने स्वयं को उठाया। यह एक लोहे के कारखाने से आती हुई हथौड़े के चोट की आवाज है, उसने सोचा। उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित की, उठकर खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ ध्वनि की दिशा में चल पड़ा। रैम्स जो आयरन वर्क्स जो अब बंद हो गए थे, इस बात को अधिक समय नहीं हुआ था। यह एक बड़ा संयंत्र था जिसमें पिघलाने वाली चीजें, रोलिंग मिल और भट्टी थी। गर्मियों के दिनों में पूरी भरी बार्ज और स्कॉट नौकाएं नहर में उतारी जाती थी, जो एक बड़ी बंधी हुई झील में जाती थी। और सर्दियों के दिनों में चक्की के पास की सड़कें कोयले की धूल से काली पड़ जाती थी, जो बड़े चारकोल क्रेतों से नीचे गिरती थी। क्रिसमस से ठीक पहले लंबी अंधेरी शामों में से एक, मास्टर स्मिथ और उनका सहायक अंधेरे में भट्टी में चूल्हे के पास कच्चे लोहे की प्रतीक्षा में बैठे थे, ताकि उसे वह निहाई के ऊपर रख सकें। थोड़ी देर में उनमें से एक उठता है और एक लंबे लोहे की पट्टी के साथ चमकते हुए द्रव्यमान को हल्का सा चलाता है और कुछ ही क्षणों में पसीने से तर होकर वापस लौट आता है। हालांकि जैसा कि रिवाज था, उसने लंबी कमीज पहनी हुई थी और साथ ही उसने काठ की जूते के अलावा और कुछ नहीं पहना था। बड़ी धौंकनियों से हर समय भट्टी में कई तरह की आवाजें सुनाई देती थीं। धौंकनी की आवाज थी और जलता हुआ कोयला चटक कर टूटता था। आग में काम करने वाला लड़का कावड़े से या बेलचे से उठाकर कोयला भट्टी में डालता था और जोर से उसकी आवाज आती थी। बाहर झरने की तेज आवाज होती थी और तीव्र उत्तरी पवन ईंटों की टाइलों से बनी छत पर तेजी से वर्षा आघात कर रही थी। शायद इन्हीं सब शोर के कारण लोहार ने ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी ने गेट खोला और भट्टी में प्रवेश किया और भट्टी के पास आकर खड़ा हो गया। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सेकंड पार्ट लेकर जल्दी ही हम आएंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। धन्यवाद।